नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी और आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर की। वो स्पीड ब्रेकर जिसके पास मोदी के हर वार की काट है, हर सवाल का जवाब है, जिससे बीजेपी सबसे ज्यादा डर भी रही है। और वो नाम है अरविंद केजरीवाल का। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे हमारे सहयोगी कुमार विजेंद्र भूषण। आपका स्वागत है हमारे साथ। नीतीश सिन्हा, आपका भी स्वागत है। और न्यूज रूम से जुड़ेंगे हमारे साथ लोकेश सिंह। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की फुल स्पीड में आम आदमी पार्टी पर अब थोड़ा सा खौफ खाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनकी स्पीड पर ब्रेक लगा दी है। खासकर दिल्ली चुनाव के रिजल्ट ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी की जीत को ब्रेक लगी है, उससे आम चुनाव में भी लग सकती है। अब तक नरेंद्र मोदी कांग्रेस की फुल स्पीड भ्रष्टाचार की चिकनी सड़क पर फर्राटे भर रहे थे। और उनके रणनीतिकारों की पेशानी पर बल डाल दिया है, क्योंकि जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में झाड़ू चलाई, उससे बीजेपी की स्पीड अपने आप रुकती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ एक साल में सत्ता तक की छलांग लगाई, बल्कि पहले चुनाव में ही वो करके दिखाया जो बड़ी बड़ी पार्टियां कई सालों में नहीं कर पाई। पर आपको बीजेपी के पीएम इन वेटिंग की राह में सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल न सिर्फ युवाओं को तेजी से अपनी तरफ खींच रहे हैं, बल्कि प्रोग्रेसिव और मध्यम वर्ग को भी खींचा है, जिसे बीजेपी मानकर चल रही है कि उसके पाले में एक मुश्त आएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह है मोदी की सोशल वार को सिर्फ केजरीवाल की टीम ही टक्कर दे रही है। एक आंकड़ा कहता है कि देश में करीब 150 लोकसभा सीटों पर फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल साइटों का खासा असर पड़ेगा। तो यहाँ भी केजरीवाल मोदी को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। साथ ही तेजी से यूपी, एमपी, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पैर पसार रहे हैं। पार्टी दफ्तर भी खोल रहे हैं। एक तरह से मोदी के हर वार का केजरीवाल के पास काट है, और केजरीवाल अब मोदी को खुली चुनौती देने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से केजरीवाल मोदी के सामने सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट कर देखकर आप ये समझ गए होंगे कि मोदी की जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, आखिरकार वर्षों पुरानी ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक नई पार्टी से जो कि एक साल पहले ही पनपी है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई? विनय, देखिए, अगर इस पार्टी की बात की जाए, आपकी बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो साफ तौर पे यहाँ दिखता है कि उसने ब्रेकर के तौर पर अपनी कदम जो है वो उठाने शुरू कर दिए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के दाव को अगर देखें, हाल में आज ही की बात करें, आज जो बैठक हुई उस बैठक में ये साफ किया गया कि जो उनका चेहरा होगा वो मोदी होंगे, और पीएम इन वेटिंग के यानी वोट फॉर पीएम और पीएम में नरेंद्र मोदी होंगे, इस बात को खास तवज्जो दी गई। यानी एक चेहरे को तवज्जो दे करके चुनाव का एक जो नारा बनाया गया है वो साफ तौर पर दिखता है कि जो उनकी स्पीड है उसे बढ़ाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ आपने कहा कि आप जो है वो केजरीवाल जो है वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि के फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, खासकर उनके स्पीड ब्रेकर को लेकर। इस के फैक्टर में 3 ऐसे के हैं जो कि उनके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहला तो के फॉर कांग्रेस। कांग्रेस की बात ये की जाए कि कांग्रेस यहाँ पर उनके लिए एक पहले से ही विपक्ष बना है, और वैसी स्थिति में अगर उसे पछाड़ने की बात है तो वहाँ पर वोट कटने की स्थिति वहाँ से दिखेगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए केजरीवाल, यानी के फॉर केजरीवाल दूसरे के हैं के फैक्टर के, जो कि इस खेल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपने पांव फैलाए हैं, चादर जैसी जितनी बड़ी उनकी होती जा रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और तीसरा जो के फैक्टर है वो मैं मानता हूँ मोदी की किस्मत, क्योंकि के फॉर किस्मत यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। दिल्ली में जो हुआ वो काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की खराब किस्मत थी।
हालांकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी, बावजूद इसके सरकार बनाने की स्थिति आपको मिल रही है, भले ही कांग्रेस उसके साथ सपोर्ट कर रही हो। यानी कि दो के मिल करके और इनकी तीसरी के जो है वो खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो के फैक्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और ये जो है स्पीड ब्रेकर के तौर पर काम भी आएगा। जी, कुमार विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, अगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन चुनावों की अगर बात की जाए, 5 राज्यों के चुनावों से पहले ये तुलना की जाती थी मोदी की और राहुल गांधी की, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद एकदम से पासा पलटा और अब जो राजनीतिज्ञ है कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे थे। राहुल गांधी को तो पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है, अब तुलना की जा रही है अरविंद केजरीवाल की और मोदी की। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि अगर मैं केवल मोदी को लेकर चलूँ तो इसमें जिस तरह से मोदी का जो महागर्जना रैली मुंबई में आपने देखा, वहाँ पे उन्होंने कभी भी केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया। तो ये शायद उनकी स्ट्रैटेजी में शुमार था कि इस तरह से वो नाम नहीं लेंगे। और अब उसके बाद सुधांशु मित्तल जो हैं वो प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा है, भाजपा की तरफ से ये कहा है कि जो एक मिशन पीएम है मोदी के लिए, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2014 के चुनाव में, अगर हम बात करें इनकी गुजरात के 26 सीटों की, तो इसमें साफ साफ कहा है आम आदमी पार्टी ने कि वो जाकर वहाँ चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद जो एक जिस तरह से लहर था कि 2 लोगों को सामने लेके आया जा रहा था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ऐसे 2 लोग होंगे जो पीएम पद के जो प्रमुख दावेदार होंगे 2014 में। लेकिन अब थोड़ा सा मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से दिल्ली के जब रिजल्ट्स आए, 28 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, अब सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, अब सरकार बनाने जा रही है, हो सकता है सीएम बन जाए। तो यहाँ पे अब लग रहा है कि जो एक आम आदमी है, एक युवा है, और ये लोग कहीं अगर सब साथ हो जाते हैं, अगर केजरीवाल का साथ देते हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो एक मिशन पीएम है वो शायद कहीं खतरे में पड़ सकता है। इस बात को बिल्कुल आज जिस तरह से देखा गया है कि मंगलवार को सारे सीएम को बुला के बिठाया गया है और उनसे बातचीत हुई है, तो ये केवल एक उनसे मुलाकात, जीत के लिए मुलाकात और उसके बारे में चर्चा के लिए मुलाकात नहीं थी। ये एक स्ट्रैटेजी थी कि जो इनका चुनावी समिति है, उस समिति में और कितने नामों को उसमें फिर से जगह दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम आ रहा है, या फिर कुछ और लोग हैं जो काफ़ी काम किए हैं इलेक्शंस में, उनको ज़मीनी तौर पे, और जो 10 करोड़ लगभग कार्यकर्ताओं को पूरे तरह से 10 करोड़ माफ़ कीजिएगा परिवारों से हर कार्यकर्ता जाके मिलेगा और वहाँ पे बात करेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी के बारे में जो 8 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की तरह हमें काम करना पड़ेगा, तो ये शायद बीजेपी ने शुरू कर दिया है। क्योंकि एक खतरे को वो सामने देख रही है और वो नहीं चाहती कि कहीं भी उस चीज़ में जो पीएम अगर लेकिन विजन जी, इस खतरे को पहले क्यों नहीं भापा गया? पहले आपने कहा कि जिक्र नहीं किया जा रहा था नरेंद्र मोदी की तरफ से, कानपुर रैली में जिक्र जरूर किया गया था आम आदमी पार्टी का, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में आकर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर, अब जब कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की बात आ रही है, तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जनता से धोखा कर रही है। नहीं, देखिए, यहाँ पे अब जिस तरह से बातें आ रही है सामने कि उन्होंने कसम खाई थी आम आदमी पार्टी ने, अब कसम तोड़ रही है, तो ये कसम खाने और तोड़ने की बात नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं जिस तरह से स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम होता है वो देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने सीधा जनता के पास चली गई, उनसे रेफरेंडम मांगा, वहाँ खड़े हुए, चाहे वो मोबाइल के SMS के थ्रू हो, फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर मतलब सोशल मीडिया को पूरा यूज़ किया, खुद जाकर वहाँ पे जाकर 280 ऐसे जगहों पे गए, लोगों से मिले, उन लोगों से उनकी राय ली। तो दिल्ली में तो एक तरह से आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट एक नया एक पहलू था, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि दिल्ली के चुनाव में 28 सीटों के बाद 28 सीट ले आएगी आम आदमी पार्टी। अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ यहाँ पे उभरी है, तो यहाँ पे सबके लिए वो एक खतरा और खतरे की घंटी जरूर बजा दी है कि अगर उनके तरीके से, जो जिस तरीके से उन्होंने जनता को अपने साथ जोड़ा है, अगर दूसरी पार्टी अगर नहीं जोड़ती हैं तो इसका खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सारे जो पार्टियां, अगर खासकर भाजपा की बात करें, तो भाजपा अपने बहुत सारी चीज़ों में अब चेंज लाने की और रणनीति बदलने की कोशिश कर रही है। जो यहाँ पर लोकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजन जी, लोकेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस पार्टी
जो कि आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मान रही थी, उसका सुपड़ा साफ होने के बाद क्या यही वजह मानी जाए कि अब बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि अब आम आदमी पार्टी के बारे में सोचा जाए? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब डर होना लाजमी है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के चाहने वालों की संख्या बढ़ी, खासकर दिल्ली में जिस तरीके से अंदाजा पहले लगाया जा रहा था और जिस तरीके के रिजल्ट आए उसके बाद से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी को अब आम आदमी पार्टी से डरना चाहिए। इसलिए भी डरना चाहिए विनय, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर ज़्यादा वोटर है वो शहरों में बसता है, शहरी वोटर बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा जो मध्यम वर्ग है, अपर मध्यम वर्ग भी बीजेपी के पक्ष में होता है। और इससे पहले इलीट वर्ग के साथ साथ जो बुद्धिजीवी अपने को कहता था वो बीजेपी के आसपास कहीं ना कहीं खड़ा होता था। वो वर्ग जो है अब तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ झुक रहा है, क्योंकि उसकी सादगी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। एक आंकड़ा ये भी समझने की जरूरत है कि देश में करीब 150 से 200 के बीच में ऐसे शहर हैं जो महानगर की कैटेगरी में आते हैं, और वो महानगर की कैटेगरी में जो आने वाले शहर हैं उसके वोटर बीजेपी से प्रभावित रहते थे, मोदी से प्रभावित रहते थे। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक पाक साफ स्वच्छ राजनीति का नारा दिया है, स्वच्छ राजनीति के बदौलत वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उससे वोटर कहीं ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा 35 से 45% जो अपना युवा वोटर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है अरविंद केजरीवाल से। कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा से कसक रहती थी कि वो कैसे राजनीति में आए, कैसे इस पॉलिटिकल कल्चर को चेंज किया जो लगातार दूषित होता जा रहा है, इसको कैसे अपने तरीके से या आम जनता के लिहाज से लाया जाए, जो आम जनता की बात करे, आम जनमानस के मुद्दों को उठाए। तो वो भी एक तरीके से चेंज चाहता था और चेंज के लिए सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस रूप में सामने आते हैं, अगर वो इस वर्ग को खींचते हैं अपनी तरफ, तो निश्चित रूप से वो सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर के रूप में कहे जा सकते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल। नीतीश जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो सवाल यहाँ पर उठता है कि युवाओं की भागीदारी काफ़ी रही, आपको नहीं लगता कि जनता, जो दिल्ली की जनता की खास तौर पर बात की जाए, इतनी ज़्यादा त्रस्त आ चुकी थी? महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 2 मुद्दे ऐसे थे, साथ में बिजली पानी के मुद्दे भी थे, जिन मुद्दों को आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ चढ़ कर उठाया गया। आपको नहीं लगता कि ये भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से युवा ही नहीं, वो बाकी के जितने भी यहाँ पर वोटर थे वो जागरूक हुए और उन्होंने सोचा कि यही एक विकल्प है जो हमें इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा? देखिए विनय, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपके फेवर में गई चीज़ें, और जो क्रांति यहाँ दिखनी चाहिए थी वो क्रांति दिख भी गई। चूँकि दिल्ली, सिर्फ दिल्ली भर में एक्टिव रहे आपके कार्यकर्ता और पूरे तौर पर इसे केंद्रित किया यहाँ पर। लेकिन अब जब आपके कार्यकर्ताओं ने या आपने यहाँ जब जीत हासिल की है, इतनी बढ़त ली है, तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पर पड़ेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट दिल्ली की तर्ज पर ही होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि दूसरी जगहों पर समीकरण कैसे बैठते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो अपने स्पीड बढ़ाने की बात कर रही है, उसका जो फोकस मुझे लगता है कि वो 5 स्टेट पे अपनी पकड़ बनानी चाहती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र हैं। अगर सीटों के हिसाब से उसे देखा जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, हरियाणा 10 सीटें हैं, यूपी की बात करें 80 सीटें वहां पर हैं, बिहार में 40 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें, यानी कुल मिलाकर 185 सीटें बनती हैं। और इन जगहों पर अगर मौजूदा हालात देखे जाए बीजेपी के, तो वो करीब 31 के लगभग है, यानी 31 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। और जो टारगेट है बीजेपी का वो 130 का आंकड़ा पहुंचाने का है, जबकि जो अनुमानित सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है वो तकरीबन 80 के आसपास है।